अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट टाइम हमने 2 क्वेश्चन कवर किए थे और अब हम क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 किए थे। चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट के, और अब हम चैप्टर नंबर 1 ही कंटिन्यू कर रहे हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हम शॉर्ट्स क्वेश्चन कर रहे थे ताकि वो बोर्ड के एग्जाम्स या बाकी जो यूनिवर्सिटीज टेस्ट हैं उसके लिए ईजी रहें आप लोगों के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ कन्वेंशनल फॉर इंडिकेटिंग द SI यूनिट्स। Write down the convention for indicating the SI units। ठीक है, अच्छा जी, तो इसमें हमें थोड़े से रूल देने हैं। ठीक है, कि SI यूनिट्स को जो हम राइट डाउन करेंगे उनमें तो उसकी इंडिकेशन क्या है वो हम किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 जो रूल है वो ये है कि हम जब भी हम यूनिट लिखेंगे, ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा वो हमेशा हम स्मॉल से लगेंगे, चाहे वो किसी साइंटिस्ट के नेम के ऊपर ही क्यों ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि न्यूटन है, न्यूटन जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, उसने अपने नाम के ऊपर जो है वो ये यूनिट रखा है। तो हम न्यूटन चूँकि एक इंसान का नाम है और अकॉर्डिंग टू रूल हम जो भी लिविंग होता है उसका ये इंसान का नाम होता है वो हम कैपिटल से लिखते हैं। ठीक है, तो जब हम यूनिट्स में हम लिखेंगे तो हम कैपिटल वर्ड नहीं लिखेंगे बल्कि स्मॉल से लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह जितने भी और भी यूनिट्स के नेम हैं, जैसे लेंथ है, किलोग्राम हम लिख रहे हैं, मास लिख रहे हैं, जूल लिख रहे हैं, वो सब हम जब उसका फुल फॉर्म लिखेंगे, यानी कि एक तो होता है शॉर्ट हम लिख रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट में हम जूल लिख दिया तो इसमें तो कोई नहीं, इसमें तो फर्स्ट वर्ड ही नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन जब हम उसका फुल फॉर्म लिखेंगे तो भी हम स्मॉल से ही लिखेंगे जूल। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम न्यूटन लिख रहे हैं तो न्यूटन का सिंबल तो कैपिटल आएगा, लेकिन उसका हम जब फुल फॉर्म लिखेंगे तो हम स्मॉल में लिखेंगे न्यूटन करके। ठीक है, रूल नंबर 2 हमारे पास है। रूल नंबर 2 वही है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि जब भी हम उसका सिंबल लेंगे वो हम कैपिटल में देंगे, या जैसे नेम है साइंटिस्ट का तो हम उसका जो सिंबल है वो कैपिटल में दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन फुल फॉर्म में हम जब फुल फॉर्म में लिखेंगे तो उसका कैपिटल वर्ड, फर्स्ट वर्ड कैपिटल नहीं होगा। यही रूल नंबर 2 है। ठीक है, रूल नंबर 3 इसका क्या है? रूल नंबर 3 है कि अगर जब भी हम कोई प्रीफिक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, रिटन में लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई मैथमेटिकल हम इक्वेशन लिख रहे हैं और उसमें हम लास्ट में दे रहे हैं यूनिट्स। ठीक है, लेकिन वो यूनिट इस तरह का है कि हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू शॉर्ट, यानी कि हम जैसे फॉर एग्जांपल 1 × 10⁻³ है। ठीक है, -3 मीटर ये हमारे पास है, लेकिन हम इसे सेकंड फॉर्म में भी करके लिख सकते हैं। सेकंड फॉर्म में किस तरह? 10⁻³ है तो उसका क्या मतलब है कि ये मिली है। ठीक है, 10⁻³ 10 के ऊपर अगर पावर -3 हो तो वो मिली होता है। ठीक है, तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर। ठीक है, यानी जो हमारे पास जो पावर को हमने कन्वर्ट किया है वो पहले आएगा। ठीक है, वो पहले आएगा फर्स्ट, एंड लास्ट में क्या आएगा? जो हमारा यूनिट है। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम पहले मीटर लिख दें बाद में मिली लिखें। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, बल्कि यूनिट बाद में आएगा और जो हमने कन्वर्जन किया है वो पहले आएगा। ठीक है, अब कन्वर्जन की बात आ रही है, लेकिन कन्वर्जन की बात हम लास्ट में करते हैं, पहले हम इसका जो रूल्स हैं वो कर लेते हैं। रूल नंबर 4 है कि जैसे कम्बिनेशंस ऑफ यूनिट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि जब हम ड्राइव यूनिट्स करते हैं तो उसमें फॉर्मूले जो बड़े जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मोमेंटम का फॉर्मूला था, मोमेंटम का होता है न्यूटन सेकंड। ठीक है, न्यूटन सेकंड। हम अगर टॉर्क की बात करें, टॉर्क का होता है न्यूटन मीटर। तो ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल मिक्स करके न्यूटन मीटर लिखने की समझ ना आए किसी को। ठीक है, उसे हमने नॉर्मली अलग कर लिखना है। ठीक है, ताकि ये रूल है कि जब 2 यूनिट्स एक साथ हों तो हमें उनके दरमियान स्पेस देना है। ये बहुत ही ईजी रूल्स हैं जो हमें ईजिली समझ आ रहे हैं। रूल नंबर 5 ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 हमने इस तरह से लिखा 1
माइक्रो एफ, ठीक है। तो हम 2 दफ़ा माइक्रो नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। हम सिंगल इसकी जगह हम माइक्रो मीन्स -6, तो हम -6 की जगह हम माइनस पीको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 पीको एफ, ठीक है। क्योंकि -6 -12 होगा और -10⁻⁻12 इक्वल होता है पीको के, तो 1 पीको एफ लिख सकते हैं। ये रूल नहीं है कि हम 2 दफ़ा एक ही यूनिट को, एक ही सिंबल को हम रिप्रेजेंट करें 2 टाइम्स एक साथ ही, ठीक है। हम इसकी जगह हम अगर बड़ा पॉसिबल है तो हम वो लिख सकते हैं, ठीक है। ये रूल्स थे। और रूल नंबर 7 हमारे पास है, जो कि हमारा लास्ट यूनिट, जो कि लास्ट रूल है, वो ये है कि जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें, अगर हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ MCQs आई हुई, ठीक है, तो MCQs में हमारे पास कोई एक प्रॉब्लम दी हुई है और उसमें उसका जो यूनिट दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की लेंथ मालूम करने को हमें कहा गया है, ठीक है। लेंथ हमें जो MCQs में दी हुई है वो दी हुई है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें जो MCQs के जो 4 ऑप्शन है, 4, 5, 3 जो इतने भी ऑप्शंस हैं, उन सब में जो आंसर्स है वो हमें देखने हैं कि अगर वो आंसर का रिज़ल्ट भी सेंटीमीटर में है तो हम अपना क्वेश्चन एज इट इज़ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यानी कि सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर सेंटीमीटर में क्वेश्चन दिया हुआ है और ऑप्शंस हमारे पास जो MCQs में हैं वो मीटर में दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि सेंटीमीटर में दिया हुआ है और आप आंसर जो दिए मीटर में दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप जो वैल्यूज़ दी हुई हैं सेंटीमीटर को, उसको पहले मीटर में, यानी कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, मीटर क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, सेंटीमीटर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि मीटर लेंथ का यूनिट मीटर है और मीटर ही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। या फॉर एग्जांपल अगर मास दिया हुआ है तो मास किलोग्राम में हो, मास किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे अगर ग्राम्स में दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह अगर टाइम है, अगर वो आवर्स में दिया हुआ है या मिनट्स में दिया हुआ है तो हम पहले उसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर आंसर ऑप्शंस में, तो पहले हमारा चेक करना ज़रूरी है कि ऑप्शंस में आंसर अगर एज ए सेंटीमीटर में दिया हुआ है या किसी भी यूनिट्स में दिया हुआ है तो एज इट इज़ हम सॉल्व कर लेंगे। अगर कन्वर्ट करके दिया हुआ है तो हम भी पहले कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में एंड देन लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और प्रॉब्लम्स में तो एज इट इज़ ऑप्शन नहीं होते, हमें जस्ट उसका आंसर देना होता है, तो हम ये बात का ख्याल रखें कि अगर क्वेश्चन में भले ही जो है वो किसी भी स्टैंडर्ड में दिया हुआ हो, लेकिन हम जो इंटरनेशनल जो सिस्टम है, जो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड हमारा है, हमारे जितने भी क्वांटिटीज़ का, उसी क्वांटिटीज़ का हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके हम देन उसका आंसर देंगे, ठीक है। तो ये था रूल नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है कि किसी भी वैल्यूज़ को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए हैं, यानी कि उसको पावर में लेकर आएँ, ठीक है। उसको हम 10 समथिंग करके हम पावर में लें, ठीक है। विच मीन्स नंबर आर एक्सप्रेस जो वर्ल्ड का जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है वो यही है कि किसी भी वैल्यू जो भी वैल्यूज़ हैं पॉइंट्स के, उससे हम जो है वो 1 नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो लेफ़्ट साइड पर, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है 0.056, ठीक है। तो इसमें ये क्या है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो लेफ़्ट पे पॉइंट का लेफ़्ट पे नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है बल्कि ज़ीरो डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे, 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे, 1 2। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, 5.6, और हमने इसे मूव किया है तो हमारा जो पावर आएगी वो आएगी -2, ठीक है। 5.6 इंटू 10⁻²। जब भी हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो हमारी पावर जो है वो माइनस में होगी, -2,
और यहाँ पे हमारे पास ये जो इक्वेशन, ये जो हमारे पास वैल्यू है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट से लेफ़्ट पे 1 वैल्यू है और वो 1 वैल्यू क्या है? नॉन ज़ीरो वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई और ये वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी। ठीक है, अब जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 10 के जो पावर्स हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करूँगी, तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं, जो कि आगे आपके काम आएगी ज़रूर। ठीक है, तो पहले हम 10 सिंपल ले लेते हैं। अगर 10 के ऊपर -1 है, ठीक है, पावर क्या है? -1 है, तो हम उसे कंसीडर करेंगे डेसी। उसका हम नाम होगा हमारे पास डेसी और उसका सिंबल है डी। अगर 10 के ऊपर -2 है तो उसका नेम होगा सेंटी। ठीक है, और उसका सिंबल होगा सी। 10⁻³ है तो हमारे पास यूनिट हो, इसका सिंबल हो, इसका जो हम नेम लेंगे वो लेंगे मिली और सिंबल होगा मिली। ठीक है, एम। 10⁻⁶ माइक्रो और इसका सिंबल हम लेंगे म्यू स्टार। ठीक है, 10⁻⁹ -9 होता है नैनो, सिंबल होगा स्मॉल एन। 10⁻⁻12 पिको पी। 10⁻⁻15 फेम्टो, सिंबल एफ। 10⁻⁻18 इसका जो यूनिट, इसका जो नेम है वो एटो और इसका सिंबल है स्मॉल ए। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ जो थी जो नेगेटिव की तरफ जा रही, जिसमें नेगेटिव पावर है, वो हमने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, जब हम +1 पे जाएंगे तो +1 में क्या नेम होगा इसका? डी का। ठीक है, 10⁻² हेक्टो एच। 10⁻³ किलो के। 10⁻⁶ मेगा और कैपिटल एम। 10⁻⁹ गीगा, कैपिटल जी। 10⁻12 टेरा, कैपिटल टी। 10⁻15 पीटा, पी। और 10⁻18 मैं यहाँ लिख लूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 10⁻18 एक्सा, सिंबल ई। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ मैंने आपको क्यों बताई हैं अभी आपको पता चलेगा MCQs में। ठीक है, और ये एक इजी भी है आपके लिए ताकि आपसे याद रखें कि जो भी पावर हो तो आपको पता हो कि सिंबल किसका है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे बहुत सारे आई भी होती है, माइक्रोमीटर, तो आपको पता हो कि ये माइक्रो है और माइक्रो पे कितने पावर होती है, यानी कितने जो है वो ज़ीरो शिफ्ट करवाए हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, क्योंकि यहाँ पे माइनस में वैल्यू है इसका मतलब है कि ज़ीरो जो है इतने ज़ीरो मूव शिफ्ट हुए हुए हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अब हम MCQs की तरफ आ जाते हैं। MCQ नंबर 1, वन पीटा is equal to 10⁻18, 10⁻15, 10⁻12 एंड 10⁻9। ठीक है,
1 पीटा, 1 पीटा इक्वल है 10⁻15। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। MCQ number 2, the ratio of 1 nanometer to 1 attometer, ठीक है, द रेशो ऑफ 1 नैनोमीटर टू 1 एटोमीटर, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁻9 और 1 एटोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻18, ठीक है। 1 नैनो -9 एंड 1 एटो -18, ठीक है। रेशो हम ले लेंगे इसका, तो -9 और ये ऊपर जाके होगा +18। पहले हमने ऑप्शंस नहीं दिए और सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए जल्दी जल्दी करके। ऑप्शन दे देते हैं इसके, आंसर तो हो ही आ ही गया है। 10⁻9 जो ऑप्शन है वही दिया मैंने आपको, 10⁻⁻9। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। द प्रीफिक्स pico is equal to option number A 10⁻12, option number B 10⁻⁻15, option number C 10⁻⁻9। ठीक है, हम टेबल में चेक कर लेते हैं। पीको 10⁻⁻12, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 4, which of the following is least multiple? Option number 1 A atto, option number B nano, option number C pico and option number D femto। ठीक है, लीस्ट मल्टीपल यानी कि सबसे छोटा जो मल्टीपल है, ठीक है, सबसे छोटा जो है वो नेगेटिव में ही होगा, पॉजिटिव 1 भी जो है वो लीस्ट नहीं है, ठीक है। सबसे छोटा जो है वो 18 ही है, -18। फिर नैनो -9 है यानी कि नैनो बड़ा है एटो से, पीको भी बड़ा है एंड फेम्टो भी बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 5, 1 टेरा इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए 10⁻10 पावर 10⁻9, ऑप्शन सी 10⁻12 एंड ऑप्शन नंबर डी 10⁻11। ठीक है, तो 1 टेरा टेबल में चेक कर लेते हैं। 1 टेरा इज इक्वल टू 10⁻12। MCQ number 6, how many nanometer in a meter? Option number A 10⁻⁻18, option number B 10⁻⁻9,
एक नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप लोगों को आसानी समझ आ जाएगा जब मैं आपको बताऊंगी आंसर इसका। नैनोमीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं मीटर में, तो 10⁻⁻9 ही नैनोमीटर होंगे मीटर में। MCQ नंबर 7, 1 femto is equal to ऑप्शन नंबर A 10⁻12, 10⁻15, 10⁻9 and option number D 10⁻18. femto equal to 10⁻15. Option number B is the correct answer. MCQ number 8, 1 giga is equal to 10⁻9, 10⁻12, 10⁻15 and option D 10⁻6. 1 giga is 9, so option number A is correct answer. MCQ number 9, the ratio of 1 femtometer to 1 nanometer. रेशियो क्या है 1 फेमटोमीटर का 1 नैनोमीटर से, ठीक है। ऑप्शन नंबर A 10⁻⁻6, ऑप्शन नंबर B 10⁻6, ऑप्शन नंबर C 10⁻⁻7 and option number D 10⁻9, ठीक है। 1 femto इक्वल होता है 10⁻⁻15 के, ठीक है। और नैनोमीटर इक्वल होता है 10⁻⁻9, ठीक है। तो -15 + 9 हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 10⁻⁻6, ठीक है। ऑप्शन नंबर A इज अ करेक्ट आंसर। MCQ number 10, the quantity (1 kilometer square whole square) is equal to option number A 1 × 10⁻6 meter square, option B 1 × 10⁻5 meter square, option C 1 × 10⁻7 meter square and option number D 1 × 10⁻4 meter square, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कैसे कर लेते हैं। 1 किलोमीटर का जब हमने किलोमीटर का स्क्वायर लिया तो ये वही वाली सिचुएशन आ रही है कि हम 2 दफ़ा माइक्रो नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हम 2 दफ़ा kg भी नहीं लिख सकते, हम kg स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन kg स्क्वायर क्या होगा
जब हम के क्लो को जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ठीक है, हम मेगा यानी कि 10⁻⁶, यानी कि 1 × 10⁻⁶, 1 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 11, MCQ नंबर 11, द क्वांटिटी (2.3 × 10⁻³ कैन बी रिटन एज। इस तरह की एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी साइंटिफिक नोटेशन में। ऑप्शंस लिख लेते हैं पहले। 0.0023 ऑप्शन नंबर बी, 0.23 ऑप्शन सी, 0.23 एंड ऑप्शन डी 2.3। ठीक है, इस तरह की क्वांटिटी को हम इस तरह कैसे लिख सकते हैं, यानी कि -3 है तो हमें 3 डिजिट मूव करना है टूवर्ड्स लेफ्ट, तभी जाके माइनस की वैल्यू हम को इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसे देख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट था 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसे चेक करें तो 1 2 हो रहा है। ठीक है, पावर 3 नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो सिर्फ 1 हो रहा है, यहाँ पे 1 भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे 0.3 डिजिट मूव कर रहे हैं, यानी कि ये वाला पावर रिमूव हो रहा है और ये इस फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 12, द ट्रम 134.7 can be written as। (1.347 10⁻12 10⁻2 ऑप्शन नंबर बी, 1.347 × 10⁻5 ऑप्शन नंबर सी, 1.347 × 10⁻2 एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दैम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर को हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे इन अ पॉजिटिव वे हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो 10 1 2 डिजिट मूव किए तो पॉजिटिव 2 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा लास्ट MCQs है 13, द रेशो ऑफ माइक्रो टू मेगा। ठीक है, फेम्टो, बी ऑप्शन नंबर बी पिको, ऑप्शन नंबर सी टेरा एंड ऑप्शन नंबर डी पीटा। ठीक है, तो माइक्रो होता है -6 और मेगा होता है 6, यानी कि -6 से +6 तक का रेशो है। -6 +6, जब ये ऊपर जाएंगे 10⁻⁻6 और -6 = -12। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होंगे, लेकिन साइन भी माइनस माइनस प्लस होंगे, लेकिन साइन हमारा नेगेटिव का ही आएगा। ठीक है, तो -12 यानी कि पीको, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये थे MCQs और बहुत ही मुझे अच्छे लगे ये वाले MCQ सॉल्व करके, क्योंकि टेबल हमारे पास मौजूद था और हमें सिर्फ टेबल की हेल्प से हमें ये जितने भी MCQs थी सॉल्व करने थे, और कुछ 1-2 साइंटिफिक नोटेशंस थी जिससे कि हमने सॉल्व की ये वाली।
ये सारी साइंटिफिक नोटेशन सारी एग्जांपल्स थी, और बाकी हम जितने भी एग्जांपल सॉल्व किए वो सारे विद द हेल्प ऑफ टेबल, यानी कि टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है। पेपर में जब भी आप जाएँ तो आप टेबल आपको याद हो अच्छी तरह, ठीक है। आप सिंपल वैल्यू याद कर लेंगे तो आपको याद रहेगा। देखें बहुत ईजी है, आपको 1 2 3 तक तो आपको कंटिन्यू दिया हुआ है, नेगेटिव में 1 2 3 तक कंटिन्यू दिया हुआ है। उसके बाद 3 का डिफरेंस करके हमें वैल्यूज दी में जो हम इजीली याद कर सकते हैं, और अगर ये याद हो तो MCQs ईजिली सॉल्व हो जाएं और हमें एक फुल मार्क्स मिल जाएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक में। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।